Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So, this is the next video in the continuation of the Sociology MCQ series and अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हम लोग 4 ऑप्शन के फॉर्मेट में नहीं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन एंड उसके आंसर यानी सोल्यूशन के फॉर्मेट में क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ये जो सीरीज़ है इसमें बहुत सारे मल्टीपल एग्ज़ाम के, चाहे वो स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट हो, आपका गेट का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं, मल्टीपल ऐसे एग्ज़ाम जहाँ सोशोलॉजी के एमसीक्यू आते हैं, वहाँ की सारे पीवाईक्यूज़ को इंक्लूड करके यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। सो दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल द एग्ज़ाम जहाँ पे सोशोलॉजी एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछी जाती है। 50 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं और 51 क्वेश्चन से आगे हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आप देखेंगे कि ग्रुप मैरिज को हम क्या बोलते हैं, समूह विवाह को हम क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे, सीधा सीधा यू हैव टू लुक द करेक्ट आंसर टू दिस इज सेनोगेमी, राइट। 4 ऑप्शन यहाँ पे मैं नहीं दे रही हूँ बिकॉज वो क्रिएट करना, टाइप करना या लिखना विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और हमारा अल्टीमेट पर्पज़ यही है कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, टॉपिक और पार्ट कवर कर लें। तो यही चीज़ है यहाँ पे। किसी में कुछ डाउट होगा क्वेश्चन में, कंसेप्ट में, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ग्रुप मैरिज को सेनोगेमी भी बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ अ रोल दैट गोज विद अ गिवन स्टेटस, कुछ रोल, कुछ कार्य, भूमिका का संग्रह जो किसी दी गई स्थिति के साथ चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं रोल सेट। रोल सेट, आपका कोई एक स्टेटस असाइन है आपको और उसमें आप कुछ रोल परफॉर्म कर रहे हो, कोई एक काम है आपका कि ये चीज़ आपको करनी है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रोल सेट। फिर यहाँ पे कुछ बुक के नाम है, आपको पता है बुक्स एंड ऑथर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं सोशोलॉजिस्ट के रिगार्डिंग। बुक एग्जाम में आती है और कई बार कुछ बुक हमें कंफ्यूज कर देती है। तो यहाँ पे इसी कुछ तरीके के बुक्स के नाम हैं, जिसमें आप पहला देखेंगे बुक है इंडियाज चेंजिंग विलेज, देन द रिमेंबर्ड विलेज। बुक हिंदी इंग्लिश में सेम ही होती है तो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहे हैं, नाम सेम ही रहेंगे, नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही होते हैं। तो दैट्स वाई इंडियाज चेंजिंग विलेज, द रिमेंबर्ड विलेज, विलेज इंडिया और राजस्थान विलेज। आप देख रहे हो चारों में एक कॉमन कनेक्शन विलेज है। और अगर इस तरीके का क्वेश्चन मैचिंग में आ जाएगा तो कितनी कन्फ्यूज़न हमें हो सकती है। तो दैट्स वाई इसको आपको एक्यूरेट याद रखना ज़रूरी है। इंडियाज चेंजिंग विलेज इज़ अ बुक बाय S.C. दुबे, द रिमेंबर्ड विलेज इज़ अ बुक बाय M.N. श्रीनिवास, विलेज इंडिया इज़ अ बुक बाय मैकिम मैरिट। M.N. श्रीनिवास ने आपको पता है फील्ड स्टडी की थी। रामपुरा विलेज की बात की जाए और कुर्ग की बात की जाए, इन 2 जगह पे इन्होंने फील्ड स्टडी की है, ये भी याद होना ज़रूरी है। एंड अ राजस्थान विलेज इज़ अ बुक बाय B.R. चौहान। इंडियाज चेंजिंग विलेज S.C. दुबे, रिमेंबर्ड विलेज M.N. श्रीनिवास, विलेज इंडिया मैकिम मैरिट एंड राजस्थान विलेजेस B.R. चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्ट सोसाइटी एंड सोसाइटी शेप सेल्फ। स्वयं जो आप खुद हो वो समाज को प्रतिबिंबित करता है, समाज को दर्शाता है और समाज स्वयं को आकार देता है। आप किस तरीके की सोसाइटी में रह रहे हो उससे आप आपकी वैल्यूज़, आपके नॉर्म्स वो आप सोसाइटी से अडॉप्ट करते हो। हम कई बार कहते हैं ना कि यार इसकी सराउंडिंग अच्छी नहीं रही होगी, गलत संगति में है ये इसलिए इस तरीके से बिहेव कर रहा है, या बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं। तो वही चीज़ है, जैसे जिस जगह आप रह रहे हो, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, वो आप सेल्फ को शेप करता है। तो ये बात किसने बोली थी? ये बात G.H. मीड ने बोली थी। आपको पता होगा G.H. मीड सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म विचारधारा से संबंधित है, यानी कि ये जो है प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद से संबंधित है। कौन? G.H. मीड। इनके अलावा इरविंग गॉफमैन जिन्होंने ड्रामेटर्जी का कंसेप्ट दिया, वो भी इसी विचारधारा से आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु क्लासिफाइड कल्चर एज मटीरियल एंड नॉन मटीरियल। कल्चर यानी जो संस्कृति है उसे भौतिक और अभौतिक के रूप में किसने वर्गीकृत किया कि कल्चर जो है वो मटीरियल और नॉन मटीरियल दोनों हो सकते हैं? तो ये बात बोली थी विलियम F. ऑगबर्न ने। किसने बोली थी? विलियम F. ऑगबर्न ने। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और देखिए यहाँ पे एक और इसी से रिलेटेड है, दैट सिविलाइजेशन इज़ द मटीरियल कल्चर। अभी बताया कल्चर 2 टाइप का हो सकता है, भौतिक और अभौतिक। मटीरियल मतलब जो चीज़ दिख रही है, जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप फील कर सकते हो, दैट इज़ मटीरियल। और नॉन मटीरियल वो चीज़ें होती है जिन्हें आप देख छू नहीं सकते हो, यू कैन ओनली फील दैट, मतलब आप एहसास कर सकते हो। और वही भौतिक यानी मटीरियल चीज़ें जो डायरेक्टली दिख रही हैं, छू सकते हो, एग्जिस्टेंस है जिनका फिजिकल कोई। तो सिविलाइजेशन एक मटेरियल कल्चर है। सिविलाइजेशन इज द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर। सभ्यता भौतिक संस्कृति है। ये बात किसने बोली थी? ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आ सकता है, ये बोला था मैकाइवर ने।
मैकाइवर ने। मैकाइवर की ही एक और लाइन भी है दैट सोशोलॉजी की इन्होंने एक डेफिनेशन दी है दैट सोशोलॉजी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। समाजशास्त्र जो है वो क्या है, सामाजिक संबंधों का एक जाल है। अगर ये लिखा आता है तो ये स्टेटमेंट भी किसकी है, मैकाइवर की है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फादर ऑफ फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ कल्चर। कल्चर की बात हो रही है, सोशोलॉजी की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना है। सोशोलॉजी के बहुत सारे आपके विचारधारा हैं, परिप्रेक्ष्य हैं, जैसे कि आपका इवोल्यूशन हो गया, फंक्शनलिस्ट प्रकार्यवाद हो गया, कॉन्फ्लिक्ट संघर्षवाद हो गया, लेकिन यहाँ कल्चर के फंक्शनलिस्ट स्कूल की बात की है। तो कल्चर के, संस्कृति के प्रकार्यवादी विचारधारा के जनक कौन है, जो कहता है कि कल्चर का भी अपना एक फंक्शनल एस्पेक्ट है, कल्चर भी फंक्शनिंग में लाता है, लोगों को एक सेपरेट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये हैं आपके मेलिनोस्की। कल्चर के प्रकार्यवादी विचारधारा के जनक, फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ कल्चर कौन है, मेलिनोस्की। अब कल्चरल इंडस्ट्री का कंसेप्ट किसने दिया, सांस्कृतिक उद्योग। देखो कल्चरल इंडस्ट्री की बात की जाए तो आप देख रहे हो आज की डेट में रिलीजन बेस्ड मूवीज़ बन रही हैं, सीरीज़ बन रही हैं, किताबें आ रही हैं, उनसे कमाई हो रही है ना। तो ये पूरी एक कल्चर, धर्म के नाम की भी एक इंडस्ट्री बन गई है। और इवन आप देखो मंदिरों में आज आप यहाँ बैठ के अपनी आरती बुक कर सकते हो, आज आप यहाँ बैठ के भगवान को प्रसाद अर्पित कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। इवन वर्चुअली आप रिलीजन को कनेक्ट कर पा रहे हो, राइट। तो कल्चर जो इंडस्ट्री है इसका कंसेप्ट किसने दिया था, तो ये दो नाम आपको माइंड में रखने हैं, थियोडर एडर्नो एंड मैक्स हॉर्किमर। अब क्या ये सब्जेक्टिव एग्जाम है कि आपको खुद से लिखना पड़ेगा, नहीं, ऑप्शन आएंगे, थोड़ा एक दो बार पढ़ जाओ तो ऑप्शन में ये नाम दिख जाएंगे, तो आप बिल्कुल मार्क कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड से बिल्कुल स्लिप हो जाएगा। तो ये दो नाम है, थियोडर एडर्नो और मैक्स हॉर्किमर। कल्चरल शॉक का कंसेप्ट किसने दिया था, कि कल्चरल बेसिस पे सांस्कृतिक झटका लगना। देखो कई बार आप अपने कल्चर से एकदम बाहर जाते हो, फॉर एग्जांपल आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को किसी फॉरेन कंट्री विजिट कराने ले जाओ, वहाँ जो खाना पीना है, वहाँ जिस तरीके का लाइफ स्टाइल है, वहाँ का जिस तरीके का ड्रेसिंग स्टाइल है, वो चीज़ वो एकदम से उनको शॉक लगता है ना कि ये सब क्या हो रहा है, राइट। तो ये और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार हमें भी शॉक देती हैं। तो वो कल्चर कोई धर्म नहीं है। कल्चर, मैं बहुत बार बार बोलती हूँ, कल्चर एक बहुत बड़ा टर्म है। कल्चर आप किस तरीके से रह रहे हो, कल्चर इज़ अ वे ऑफ लिविंग। आप क्या खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, आप क्या भाषा यूज़ कर रहे हो, आप क्या धर्म अडॉप्ट कर रहे हो, ये पूरा सब कुछ मिला के आपका कल्चर में आता है। तो कल्चर शॉक का कंसेप्ट किसने दिया था, ये दिया था क्लेरवो ओबर्ग ने। ये कल्चरल शॉक अलग कंसेप्ट है एंड ऊपर कल्चरल इंडस्ट्री वाज द सेपरेट कंसेप्ट। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे दैट हु सपोर्टेड द आइडिया दैट ट्राइब शुड बी एसिमिलेटेड विद मेन स्ट्रीम। अच्छा देखो ये कुछ क्वेश्चन ना कनेक्टेड है, तीनों क्वेश्चन में ध्यान से, मतलब आपको एक बार ये कंसेप्ट समझा देती हूँ। इंडिया में ट्राइब को लेके एक डिबेट छिड़ा हुआ था, जिसमें कुछ लोग कह रहे थे कि जो ये ट्राइब है ना, इसको बाकी लोगों के साथ मिला दो, ये लोग मिक्स होकर बाकी लोगों के साथ रहें। तो वो थ्योरी बन गई एसिमिलेशन की, राइट, कि इनको मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए जनजातियों को बाकी लोगों के साथ। एक थ्योरी ये बनी। दूसरी विचारधारा ये बनी कि नहीं, ये लोग उतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं और मेन स्ट्रीम में अगर ये आ गए, मुख्य विचारधारा में ये लोग आ गए, तो ये उतने अच्छे से रह नहीं पाएंगे, तो इनको अलग रहने दो, ट्राइब को अलग ही रहने दो, इनको अलग पड़ा रहने दो, इन्हें टच ही मत करो, आइसोलेशन में रहने दो, वो ट्राइबल ग्रुप को अपना अलग से सर्वाइव करने दो और बाकी लोगों को अलग करने दो। ये हो गई आइसोलेशन की थ्योरी, अलगाव में रहना। तीसरी थ्योरी आई कि ना हम तुम्हारी बात पूरी तरीके से मान रहे हैं, ना हम तुम्हारी बात पूरी तरीके से मान रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि ट्राइब बाकी लोगों में मिक्स हो जाए, ना हम ये कह रहे हैं ट्राइब अलग रहे। दो मिक्स कल्चर फॉलो होकर चले, उनके साथ रह के कुछ चीज़ें सीखे और कुछ चीज़ें अपनी लेके चले, वो होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच। एसिमिलेशन का मतलब होता है बिल्कुल दूसरे में समा गए, आपने अपनी सारी चीज़ें छोड़ दी और आप दूसरे के जैसा बिहेव करने लगे, तो वो एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन मतलब ये नहीं होता कि आप अपने फीचर्स रख के कैरी कर पाओगे, वो किस में आता है, वो इंटीग्रेटेड में आता है, एकीकृत दृष्टिकोण में आता है। तो ट्राइब को लेके जो डिबेट थे वो ये डिबेट थे, वो तीन चीज़ें थी, एसिमिलेशन यानी कि मेन स्ट्रीम में आप शामिल हो जाओ, आइसोलेशन अलगाव में रहो, और इंटीग्रेटेड दोनों एक साथ मिक्स होके रहो, एकीकृत दृष्टिकोण। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा किसने दिया। मैंने तीनों यहाँ पे मेंशन एक साथ ही कर दिए ताकि आप कंसेप्ट भी समझ लो और पिक्चर क्लियर भी हो जाए। तो ट्राइब को मिलके रहना चाहिए, मतलब एसिमुलेट कर देना चाहिए, वो जीएस घुरे ने बोला कि मेन स्ट्रीम के साथ ही मिला दो उनको, उनके जैसे कल्चर और प्रैक्टिसेस वो लोग फॉलो करने लग जाएं। उन्हें अलग रहना चाहिए, बात वेरियर एल्विन ने बोली, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि नहीं, इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो होनी चाहिए, ना उन्हें पूरा अलग छोड़ो और ना ये कहो कि वो मेन स्ट्रीम के लोगों के ही फीचर्स कल्चर अडॉप्ट कर ले। क्लियर? तो ये ट्राइब को लेके डिबेट के तीन क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैरिज को लेके है।
जब शादी के बाद आफ्टर मैरिज हस्बैंड लिव्स इन द रेजिडेंस ऑफ द वाइफ, इसको क्या कहते हैं? जब पति जो है वो पत्नी के घर पे रहता है। तो देखिए, पति पत्नी के घर पे रहे या पत्नी पति के घर पे रहे, लास्ट में वर्ड आएगा लोकल, है ना, रहने को लेके, रेजिडेंस को लेके। तो जब पति जो है वो पत्नी के रेजिडेंस ऑफ हिज वाइफ, तो वो क्या कहलाता है? ये आंसर थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है हस्बैंड लिव्स इन द रेजिडेंस ऑफ द वाइफ ना, तो इसका आंसर मैट्री लोकल होगा। जब पति जो है वो पत्नी के घर पे रह रहा है तो मैट्री लोकल होगा, और जब पत्नी पति के घर पे रहती है तो वो पैट्री लोकल होता है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। किसने फंक्शंस ऑफ फैमिली को कहा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल? कि परिवार के कुछ कार्य आवश्यक होते हैं और कुछ अनावश्यक होते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो परिवार करता ही करता है, कुछ ऐसे फंक्शन है जो बिल्कुल नेसेसरी हैं और कुछ नॉन नेसेसरी हैं। तो ये बात किसने बोली थी? मैकाइवर ने। ये बात किसने बोली थी? मैकाइवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डिवाइडेड द फैमिली इनटू फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन? अभिविन्यास के परिवार और प्रजनन के परिवार में परिवार को किसने वर्गीकृत किया? तो देखिए, एक परिवार होता है जहाँ पे आप जन्म ले रहे हैं, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, आप लंबे समय तक वहाँ रहे हैं। उसके बाद एक परिवार होता है शादी के बाद, जो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। शादी के बाद आपकी वाइफ आएगी, वाइफ के केस में हस्बैंड होगा, आपकी शादी हुई है, आगे आप बच्चों को जन्म देंगे, एक वो परिवार होगा। तो वो होता है प्रोक्रिएशन, प्रजनन का परिवार। तो परिवार को यहाँ पे बोला कि ओरिएंटेशन और प्रोक्रिएशन दोनों होते हैं, तो इसमें डिवाइड किया था परिवार को जीपी मर्डॉक ने। जीपी मर्डॉक पर्सन थे जिन्होंने इन दो पार्ट में परिवार को डिवाइड किया। अब मैरिज के लिए ये बात किसने बोली कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन? विवाह बच्चों के उत्पादन और भरण पोषण का एक अनुबंध है। अब देखिए, आपको पता है अलग अलग सोशोलॉजिस्ट, अलग अलग पर्सन अलग अलग एस्पेक्ट पे चीज़ों की डेफिनेशंस देते हैं। ऐसा नहीं है मैरिज को लेके किसी एक ही पर्सन ने काम किया, बहुत लोगों ने काम किया, बहुत लोगों ने इसके बारे में डेफिनेशन दी है, बहुत लोगों ने इसके फंक्शंस बताए हैं, बहुत लोगों ने इसके टाइप बताए हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि ये बात किसने बोली है कि परिवार जो है वो सिर्फ बच्चों के प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए होता है, मैरिज तो वो ये जो टर्म है, ये स्टेटमेंट किसकी है? मैलिनोस्की की, ब्रॉनिस्लो मैलिनोस्की की। नेक्स्ट, अ फॉर्म ऑफ मैरिज, एक प्रकार की मैरिज जिसमें जो मैन है वो लोअर कास्ट का है, वो मैरी कर रहा है वुमेन ऑफ अपर कास्ट। निचली जाति का पुरुष ऊंची जाति की महिला से शादी कर रहा है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पुरुष जो है वो ऊंची जाति का है, महिला नीची जाति की है। यहाँ पे महिला जो है वो ऊंची जाति की है, सॉरी, यहाँ पे पुरुष नीची जाति का है और ऊंची जाति की महिला से शादी कर रहा है, और यहाँ पे महिला नीची जाति की है और वो ऊंची जाति के पुरुष से शादी कर रही है। तो ये क्या कहलाता है? जब एक लोअर कास्ट, मतलब एक गरीब मैन, कास्ट को मैं अभी फिलहाल यहाँ पे गरीबी अमीरी से ले लेती हूँ। वैसे कास्ट मतलब गरीबी अमीरी नहीं होता है, कास्ट होता है जो बैकवर्ड कास्ट होती हैं, जिनको समाज में पिछला दर्जा दिया जा रहा है। जैसे आपको अगर हिंदू सोसाइटी का पता हो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास में कास्ट डिवाइडेड थी। तो कोई भी नीचे कास्ट का व्यक्ति जब ऊंची कास्ट की महिला से शादी कर रहा है तो उसे कहते हैं प्रतिलोमा। वो क्या कहलाता है? प्रतिलोमा। और इसके विपरीत अगर महिला लोअर कास्ट की है और वो ऊंची कास्ट के पुरुष से शादी कर लेती है तो वो कहलाता है अनुलोमा। देखिए, मैंने बताया था वुमेन लो कास्ट के याद करने का तरीका, अगर एग्जाम में कंफ्यूज होता हो तो अनुलो मतलब अनु एक लड़की है और वो लो कास्ट की है। तो जब लड़की लो कास्ट से है, लड़की लो से है, तो लड़का तो ऑब्वियस ही बात है अपर कास्ट से होगा, तो उसको अनुलोम कहते हैं। और प्रतिलो, प्रति मान लो कोई लड़का है और प्रतिलो है, प्रतीक मान लो, मतलब प्रति से प्रतीक ले लेते हैं, प्रतिलो। प्रतिलो है मतलब एक लड़का लो कास्ट का है और लड़का लो कास्ट का है और लड़की अपर कास्ट की है, तो वो हो जाता है प्रतिलोमा। इस तरीके से थोड़ा याद करने के लिए आप अपने माइंड में रख सकते हो। वहाँ कोई नहीं देखने आ रहा है कि आपने कैसे याद किया है। तो अल्टीमेट पर्पज की जो ऑप्शन है उसका आपने करेक्ट आंसर दिया हो, और वो चीज़ें बस आपको माइंड में रखनी है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। अभी तक हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा 50 तक हमने कवर कर लिया था, 51 से 71 तक हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, एंड अपकमिंग वीडियो में हम लोग 72 से आगे कवर करेंगे। इफ़ यू वांट दिस वीडियो, इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस, आप डेली बेसिस पे 2 से 3 वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसी चीज़ पर लगाऊँ, इसी कंटेंट पे वर्क करूँ और क्वेश्चन क्रिएट करके आप लोगों को टाइमली बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ। सो जो अपकमिंग नेट का एग्जाम आ रहा है वहाँ पे से यूज़ कर सकते हैं। दिसंबर नेट के एग्जाम में ये यूज़ हो सकता है, प्लस अभी जो लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम है वहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 8 सितंबर को आपका एग्जाम है। उसके अलावा पीजीटी का एग्जाम अभी डेट नहीं आई है, पीजीटी का जो आपका एग्जाम रहेगा वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो मतलब आपने ये वीडियो देखी एंड यू आर सीरियस अबाउट योर एग्जाम, आपको बेनिफिशियल
लग रही है ये वीडियो, दैट्स वाई आप यहाँ तक पहुँचे हैं, दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस। और अगर बेनिफिशियल लग रही है तो डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए, सो दैट आई विल फील मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ लाइक दिस। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।